गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ, जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं सहरिया जनजाति एवं कोरकू जनजाति, जिसमें अपन देखने जा रहे हैं सबसे पहले सहरिया जनजाति को, उसके बाद अपन देखेंगे कोरकू जनजाति को। तो देखिए सहरिया जनजाति की अगर अपन बात करें तो देखिए सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सहरिया जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस हरिया। सहरिया शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? सह प्लस हरिया शब्द से मिलकर बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर बात करें कि अपन जिसका अर्थ क्या है, सहरिया शब्द का अर्थ होता है शेर के साथ होना। क्या? शेर के साथ होना। अब देखिए जितनी भी अपन ने जनजातियां पढ़ी हैं वो सभी जनजातियां जंगलों में निवास करती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, तो पहाड़ों में शेर भी पाए जाते हैं। तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शेर के साथ होना। समझ गया मेरी बात? अब देख रहे हैं कि सहरिया शब्द जो है किस शब्द से बना है, किस भाषा के शब्द से सहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए सहरिया जो शब्द है वो फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है। सहरिया शब्द किससे बना है? फारसी भाषा के शब्द शहर से बना है। किससे? शहर से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। यानी कि सहरिया जनजाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। ये बात क्लियर हुई। अगर क्वेश्चन बने कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि फारसी भाषा के शब्द शहर से सहरिया शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। क्या? जंगल में रहना या जंगल में होना। ये बात क्लियर हुई कि सहरिया कहाँ से आया है? शहर से हुआ है। अब अपन आगे देख रहे हैं कि यह लोग, यह जनजाति कहाँ पर निवास करती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों पर यह जनजाति निवास करती है या पाई जाती है। अब उत्तरी जिले कौन कौन से? तो देखिए अपना श्योपुर हुआ, मुरैना हुआ, ग्वालियर हुआ, शिवपुरी हुआ। इन जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो अपन देख रहे हैं यह जनजाति मुख्यतः शिवपुर में। कहाँ पर? शिवपुर। शिवपुर के बाद मुरैना, मुरैना के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी। यानी कि इस जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वह मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं। क्या है? उत्तरी जिले। उत्तरी में मध्य प्रदेश के अगर बात किया जाए तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना भी। इन जिलों में भी यह जनजाति निवास करती है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यह जनजाति जो सहरिया जनजाति होती है वो भीलों को, भील बोले तो भील जनजाति के जो लोग रहते हैं उन्हें अपना क्या मानती है? छोटा भाई। तो देखिए क्या है, यह जनजाति कौन सी? सहरिया जनजाति स्वयं को यानी अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानती है। क्या मानती है? यानी कि अनुज हैं ये लोग। किसके? भीलों के अनुज, यानी छोटे भाई। भील इनसे बड़े हैं। समझ गए मेरी बात? तो देखिए यह जनजाति अपने आप को, किसको? अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानती है। क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जो भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है, अपने आप को छोटा मानती है? बात एक ही है। तो सहरिया जनजाति क्या करती है? अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानती है। यानी भील इनके कौन है? बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। समझ गया? ये कौन से? छोटे भाई बोले तो अनुज हैं। क्या है? अनुज। ये बात क्लियर हुई। आगे अपन बढ़ रहे हैं कि अब देख रहे हैं इनके देवी देवताओं की बात करें कि इनके देवी देवता कौन हैं। तो ये देखिए दुर्गा देवी को अपना आराध्य मानती हैं। किसको? दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा के अलावा सीता माँ की पूजा करते हैं।
तो दुर्गा देवी जो है इनकी क्या है, आराध्य हैं। किस जनजाति की आराध्य हैं दुर्गा देवी? तो अपन कहेंगे सहरिया जनजाति की आराध्य कौन है? दुर्गा देवी क्या है, इनकी आराध्य हैं, सहरिया जनजाति की। अब अपन आगे बात कर रहे हैं सहरिया जनजाति में कि सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं। नृत्य बोले तो डांस इनके कौन कौन से हैं। तो देखिए सहरिया जनजाति के जो प्रमुख डांस होते हैं, इनका सबसे प्रमुख डांस है दुल दुल घोड़ी। कौन सा है? दुल दुल घोड़ी। ये दुल दुल घोड़ी क्या होता है? तो देखिए इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष वह क्या करते हैं, डांस करते हैं, इधर ढोलक बजती रहती है और उधर यह लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। एक लकड़ी का घोड़ा बना लेते हैं, उसी पर बैठकर क्या करते हैं, डांस करते हैं, इसलिए इसको दुल दुल घोड़ी कहा गया है। यानी घोड़े पर बैठकर, असली का नहीं, लकड़ी का। जैसे नाटकों में देखते हो लकड़ी की काठी, वही वाला घोड़ा रहता है, लकड़ी वाला, उसी में बढ़िया घोड़े की आकृति का मुंह लगा होता है, उसी पर बैठकर क्या करते हैं ये लोग, डांस करते हैं, क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसमें पुरुष भाग लेते हैं दुल दुल घोड़ी में। ये क्वेश्चन कई बार MPPSC में पूछा गया है कि दुल दुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है। तो यह नृत्य सहरिया जनजाति में किया जाता है। इसके अलावा अपन अगला इनका नृत्य देख रहे हैं कि अगला कौन सा नृत्य है। तो अगला जो नृत्य है तेजाजी नृत्य है। कौन सा? तेजाजी। एक मेला भी लगता है तेजाजी का गुना, तो उन्हीं से संबंधित क्या है ये नृत्य है। तेजाजी कौन थे? प्रमुख संत माने जाते हैं ये। तो इन्हीं की स्मृति में यह नृत्य किया जाता है। यह महिला एवं पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, डांस करते हैं तेजाजी नृत्य में। तो क्वेश्चन बनेगा कि तेजाजी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। तो आप बढ़िया आंसर देंगे कि यह नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देख रहे हैं लहकी नृत्य। कौन सा? लहकी नृत्य भी सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हो गए? नंबर पहला दुल दुल घोड़ी, दुल दुल घोड़ी। नंबर दूसरा तेजाजी नृत्य। नंबर तीसरा लहकी नृत्य। यह नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? यह नृत्य मुख्यतः सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब अपन आगे देख रहे हैं कि इनकी एक पंचायत होती है। किसकी? सहरिया जनजाति की क्या होती है? एक पंचायत होती है और उस पंचायत का एक क्या होता है? मुखिया होता है। मुखिया बोले तो मेन लीडर होता है। और उस मेन लीडर का काम क्या होता है? सहरिया जनजाति से संबंधित आपसी जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निपटारा कौन करता है? इनका मुखिया। अब बात करते हैं उस मुखिया को क्या कहते हैं। तो इस मुखिया को कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। सहरिया जनजाति की क्या होती है? अपनी एक स्वयं की एक पंचायत होती है और जिसके मुखिया को पटेल कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनके परिवार में, सहरिया जनजाति के परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, सहरिया जनजाति के परिवार में अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर इनके यहाँ क्या हो जाता है? सूतक हो जाता है। क्या हो जाता है? सूतक। अब ये सूतक क्या होता है? अगर सूतक की बात की जाए तो देखिए सूतक यानी इनके घर अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध। कुछ दिन तक यह सूतक चलता है, उसके बाद क्या करते हैं यह लोग अशुद्धि को शुद्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? शुद्ध कराते हैं। बात के में इसके बाद फिर क्या हो जाता है? इनका घर पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पवित्र। तो सूतक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृत्यु होने पर इनके घर में क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। फिर और जो अन्य लोग रहते हैं इस जनजाति के, वह इनके घर पर नहीं जाते जब तक इनके घर का शुद्धिकरण न हो जाए। क्लियर हुआ ये बात? तो ये अपनी जनजाति कंप्लीट हुई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद अपन कोरकू जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। अपन देख रहे हैं कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति की अगर अपन बात करें तो देखिए कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कोरकू जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का एक समूह, यानी कि यह जनजाति समूह बनाकर निवास करती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रहती है। समूह। देखो कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्यों का एक समूह या वृंद। कोरकू जाति का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह या वृंद। यानी कि यह जनजाति जो रहती है एक समूह के रूप में रहती है, इकट्ठे रहते हैं ये लोग।
इनका एक पूरा एक समूह होता है। समूह बनाकर यह जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये बात क्लियर हुई कि कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कोरकू जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मनुष्यों का समूह या वृंद। यह जनजाति जो रहती है समूह के रूप में रहती है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं यह कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में, जिनमें होशंगाबाद हुआ अपना, हरदा हुआ अपना, छिंदवाड़ा हुआ अपना, तो इन जिलों में निवास करती है। तो देखिए यह जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों, बोले तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, कहाँ पर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। ये कहाँ पर पड़ते हैं जिले, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के साउथ में, नीचे हैं। समझ गया मेरी बात। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि कोरकू जनजाति की उपजातियों की अगर बात करें कि इसकी उप जनजातियाँ क्या होती हैं, तो देखिए इनकी उप जनजातियाँ क्या होती हैं, मोबासी होती है, नहाला होती है, बाबरी होती हैं। कोरकू जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, मोबासी, नहाला, बबारी, ये क्या है, कोरकू जनजाति की क्या है, उपजातियां हैं। ये बात क्लियर हुई कि कोरकू जाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, मोबासु, नहाला और बबारी। क्लियर हुआ। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश की, यह जनजाति जो है कोरकू, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसने सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। यानी कि इसके अलावा कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया हो। तो कोरकू जनजाति ने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जितनी भी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं निकाली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कोरकू जनजाति ने फ़ायदा लिया है। यानी कि जनजाति ने क्या किया है, योजनाओं का लाभ लिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया हो, तो आप कहेंगे कोरकू जनजाति है। देख लिया, यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का क्या लिया है, लाभ लिया है। ये बात क्लियर हुई। आगे देख रहे हैं कि कोरकू जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रसिद्ध हैं, कि इस जनजाति में कौन कौन से विवाह किए जाते हैं। तो देखिए लमझना विवाह, लमझना, लमसेना विवाह, चिथौड़ा विवाह, राजी बाजी विवाह, हट विवाह, ये इतने सारे विवाह हैं। ये किस जनजाति में किए जाते हैं, कोरकू जनजाति में। कौन कौन से, लमझना, लमसेना, चिथौड़ा, राजी बाजी एवं हट विवाह, ये आदि विवाह किस जनजाति के प्रमुख हैं, तो यह जो विवाह हैं वो कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध हैं। अब देखिए इस जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात कर लेते हैं। तो इस जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो चटकोरा है, इसके अलावा खम्ब स्वांग है। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है कि खम्ब स्वांग नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो आप कहेंगे कि यह नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। खम्ब स्वांग और चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि जो कोरकू जनजाति है इसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं। इस जनजाति में कितने वर्ग पाए जाते हैं, 2 वर्ग। कौन कौन से, पहला राजकोरकू, दूसरा पोंथरिया। पहला राजकोरकू और दूसरा पोथरिया। अब देखिए राजकोरकू जो होते हैं, कि राजकोरकू कौन होते हैं इस जनजाति में, तो जो लोग अधिक संपन्न होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जमींदार होते हैं। समझे कैसे, उन्हें पैसा अधिक होता है, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं,
उनको क्या कहते हैं? राजकोरकू कहते हैं। और पोथरिया जो संपन्न नहीं होते, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पोथरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकोरकू कौन होते हैं? तो राजकोरकू अधिक पैसे वाले। देखिए भैया नाम में ही जुड़ा है राज, क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं, समझ गए? तो राजकोरकू कौन है? अधिक पैसे वाले, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, जबकि पोथरिया आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ? आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।